Hello guys, welcome to my YouTube channel, and today we are going to talk about Pakistan's economy. Yeah, Pakistan's economy. When India and Pakistan got independence, almost दोनों की economy equal थी. पाकिस्तान की economy हमसे कुछ ज़्यादा पीछे नहीं थी और उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के 1 रुपये की वैल्यू $1 के बराबर थी. हाउएवर जैसे हम लोन लेते गए, हमारी करेंसी वीक होती गई, वैसे वैसे हमारे रुपए की वैल्यू गिरती गई. और आज इन 2021 कंडीशन ये है कि पाकिस्तान की रुपए की वैल्यू $1 के मुकाबले ऑलमोस्ट 175-180 होने वाली है. ये कंडीशन इतनी बुरी कैसे हो गई पाकिस्तान के रुपए की, जो कि कभी 120 या 110 हुआ करती थी, उसकी कंडीशन कैसे आज 175 या 180 हो गई है, हम आज इस बारे में बात करेंगे. पाकिस्तान में जैसा कि हम सभी जानते हैं 1999 में मिलिट्री कू हुआ था. परवेज़ मुशर्रफ आ गए थे रूलिंग में. तो इस टाइम पीरियड में देखा गया कि उनके इकोनॉमी में थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी, लेकिन अगेन ऑफ कोर्स वर्ल्ड प्रेशर में आकर फिर से डेमोक्रेसी वापस आई पाकिस्तान में. फिर से करप्शन स्टार्ट हुए. अच्छा, यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब करप्शन है, क्योंकि देखो पाकिस्तान को दो चीज़ चलाती है. पहला चलाता था, अब तो उसमें से एक शायद अब साथ छोड़ने वाला है. पहला था उसमें से अमेरिका, यूएसए, और दूसरा था आर्मी. पाकिस्तान को यही दोनों चलाते थे. अमेरिका पैसे देता था आर्मी को, आर्मी पैसे खाती थी और थोड़ा बहुत लगाती थी. अब क्या हुआ है, अमेरिका आया, बीच में पाक गवर्नमेंट आई, और फिर अब पाक आर्मी आती है. हालांकि कंट्री रूल तो अभी भी आर्मी के हाथ में है, लेकिन बीच में अब गवर्नमेंट आती है. तो गवर्नमेंट के लोग भी पैसा खाते हैं, आर्मी भी पैसा खाती है, और डेवलपमेंट में लगाया जाता है. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि अब हमारे पास कंट्री रन करने के लिए भी पैसे नहीं हैं. तो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत क्यों हो गई, इसके इमरान खान ने कुछ रीज़न्स बताए. फर्स्ट ये थे, उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने बहुत सारे लोन लिए थे. अपोजिशन ने बहुत सारे लोन लिए थे, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो 2017 में नवाज शरीफ के टाइम पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट था 86 बिलियन. ओके, जो इमरान खान के टेन्योर में 2021 में बढ़कर हो गया है 124 बिलियन. इतना बड़ा जंप. हालांकि इमरान खान कहते हैं कि सिर्फ 4% बढ़ा है डेब्ट, बट ये बात सच नहीं है. आप खुद ही देख सकते हैं इस चीज़ को. दूसरा ब्लेम वो लगाते हैं कि क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वहाँ पे किंग्स के कल्चर थे एंड ऑल दैट, तो उनके वजह से पाकिस्तान में बहुत बुरा पुअर टैक्स कल्चर बन गया. हालांकि उनकी ये बात काफ़ी हद तक सही है कि पाकिस्तान में एक पुअर टैक्स कल्चर है और वहाँ पे लोग ज़्यादा टैक्स पे करते नहीं हैं. लेकिन क्या सच में सिर्फ यही कारण है? नहीं. असल में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट में अपर पोस्ट पे जो भी लोग हैं, वो बहुत सारे फंड्स को खा जाते हैं, वो स्कैम्स करते हैं. अभी आपको पता होगा पेंडोरा पेपर लीक हुआ था, और उसमें कई सारे पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के नाम आए थे जिन्होंने बड़े लेवल पे स्कैम किया था. पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, पाकिस्तान कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है. पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो ब्लेम. पाकिस्तान के अगर यहाँ कुछ भी हो जाए, आप मान लो अगर कहीं का पानी रुक जाए, तो पाकिस्तान सीधे तौर पर कह देती है ये रॉ की साजिश है. अच्छा, रॉ नहीं, रा, सॉरी. पाकिस्तान कहते हैं ये रा की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है. सच में तुम्हें लगता है इंडिया जैसे रिस्पॉन्सिबल कंट्री के पास इतना फ्री टाइम है कि वो तुम्हारा
खैर, हम टॉपिक पे आते हैं। ये इनका वर्जन है। पाकिस्तान कहते हैं कि वर्ल्ड ने इनको हेल्प नहीं की और दुनिया इनके अगेंस्ट है और सो ऐसे फेरी टेल्स वाली बातें। बट अगर सच बताएं तो इन्होंने लोन लिया है सऊदी अरेबिया से, इन्होंने लोन लिया है पेरिस क्लब से, इन्होंने लोन लिया है अमेरिका से, इन्होंने लोन लिया है IMF से, इन्होंने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, इन्होंने लोन लिया है चाइना से। अब क्या करे भाई तुम्हारे लिए? दुनिया सजदा कर दे, और क्या चाहिए तुम्हें? और दुनिया क्या हेल्प करती है किसी की? कई सारे तो ऐसे नेशन हैं जिनको सही से लोन तक नहीं मिलता। अच्छा, IMF और वर्ल्ड बैंक के पैकेज जो इन्हें मिलते हैं वो बेल आउट पैकेज होते हैं, मतलब उन्हें रिटर्न करना नहीं होता है, वो फ्री होते हैं। फिर भी ये कहते हैं दुनिया हेल्प नहीं करती। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने कहा कि IMF ने हम पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए। हाँ, IMF ने इन पे 27 कंडीशंस लगाए थे और कहा था इन्हें फुलफ़िल करो, जिनमें से इन्होंने शायद 25 फुलफ़िल करी। उसमें से एक मेन कंडीशन था टेररिज्म, जिन्हें इन्होंने आज तक फुलफ़िल नहीं किया और जिसकी वजह से ये ग्रे लिस्ट में है। अब पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया है कि पाकिस्तान कितना रेडिकलाइज्ड नेशन है, कैसे जिहादी माइंडसेट ज़बरदस्ती लोगों के दिमाग में भर दी गई। और पता है ये जिहादी माइंडसेट किन लोगों ने भरी? ये जिहादी माइंडसेट 40-50 लोगों ने भरी है जिनके अकाउंट होते हैं USA में। इन्होंने भरी है ये जिहादी माइंडसेट पाकिस्तान के आम नागरिकों के दिमाग में कि एक टाइम को तो हम भूखे रह जाएंगे लेकिन हम इंडिया पे अटैक करेंगे और इंडिया को जीतेंगे। पता नहीं कौन से सपने देख लेते हैं सस्ते नशे में। ठीक है, छोड़ो, इन लोगों ने किया है। अब इनका क्या है? अगर पाकिस्तान कल को बैंकरप्ट होता है, ये तो आराम से फ़्लाइट पकड़ेंगे, जो पहली फ़्लाइट होगी निकल लेंगे USA इंग्लैंड। पाकिस्तान के आम सिटीज़न कहाँ जाएंगे? लेकिन ये बात पाकिस्तान का आम कोई सिटीज़न नहीं सोचता। ये रेडिकलाइज्ड बने हुए हैं। अब इसके वजह से क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन EU, आपको पता होगा, वेस्ट का सबसे पावरफुल, वेस्ट का हम क्योंकि पूरी वर्ल्ड का कह सकते हैं सबसे पावरफुल ग्रुप है मिलिट्री अलायंस, नॉट एग्जैक्टली मिलिट्री अलायंस बट हाँ यूरोपियन यूनियन। तो अब इसमें मेन मेंबर कौन से होते हैं? फ्रांस, जर्मनी। अब इनमें एक दिक्कत और है कि फ्रांस में एक कैरिकेचर बनाया गया था मोहम्मद साहब के नाम पर। अब मैंने नहीं देखा कि उसमें सच में मोहम्मद साहब का अपमान हुआ था या नहीं, मैंने कैरिकेचर ही नहीं देखा है। बट कुछ हुआ था, कुछ कैरिकेचर का इशू था, कुछ पेपर बनाया गया था चार्ली हेब्डो का, उस पेपर में कुछ वैसा था, मुझे नहीं पता। वहाँ क्या हुआ, एक इंसान का गला रेत दिया गया, ठीक है, मतलब उसके गले को काट दिया गया। अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट इस्लामिक कंट्री कौन सा है? सऊदी, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, UAE प्रोबेबली। इनमें से किसी ने विरोध नहीं किया। टर्की ने विरोध किया लेकिन उन्होंने अपने उसको एम्बेसडर को वापस बुलाने की बात नहीं की। एम्बेसडर को वापस बुलाने की बात किसने की? पाकिस्तान ने। इन्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए, ये सबसे बड़े मुसलमान हैं। पहला रेडिकलाइजेशन यहाँ से शुरू होता है। अब दूसरा रेडिकलाइजेशन मैं इनका बताता हूँ। पाकिस्तान में अब सिर्फ 17 हिंदू मंदिर बचे हैं। तो आप सोचिए कितने हिंदू मंदिर तोड़े गए होंगे। कुछ काफ़ी सारे मंदिर तो 2021 में भी तोड़े गए थे। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल भी जाएगा उन टूटे हुए मंदिरों का, कैसे गणेश भगवान का अपमान किया गया है, शिव जी की मूर्तियाँ तोड़ी गई है, ये सब आपको मिल जाएगा। तो इस सब को देखते हुए EU ने कहा कि अब आपका GSP+ का स्टेटस छिन जाएगा। GSP+ क्या होता है? GSP+ वो कंट्रीज़ होते हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट कर सकते हैं बिना टैक्स के या फिर बहुत कम टैक्स के। और अगर ये स्टेटस हट गया तो अभी पाकिस्तान $1 के मुकाबले है 175-180। बट ये हटा तो फिर पाकिस्तान की करेंसी वैसे ही गिरेगी जैसे आपके छत पर से बॉल गिरती है ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से। यानी उसके बाद $1 बराबर हो जाएगा 250-300 पाकिस्तानी रुपए के बराबर। और फिर आपको दिखेगी वहाँ पे इन्फ्लेशन। बेसिकली पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बन जाएगा।
इमरान खान लोन्स ले रहे हैं, पे नहीं कर पा रहे हैं, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस को ज़िम्मेदार बता रहे हैं। और इमरान खान को एक और बात जो लगती है वो ये लगती है कि पाकिस्तान सेंटर में आता है अफ़गानिस्तान के, तो हर किसी को पाकिस्तान को पे करना चाहिए, एज अ नेशन उन्हें सस्टेन करवा के रखना चाहिए। हालांकि उनकी यह भ्रम को बहुत जल्दी दूर हो जाना चाहिए। रीज़न बीइंग कि ऑफ कोर्स अगर यूएसए को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया हेल्प कर सकता है उनको टाइम पर और उनके शिप्स में रिफ्यूलिंग कर सकता है। अगर यूएसए को और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो सऊदी अरेबिया है जहाँ पे उनकी बेसेस हैं, आर्मी बेसेस हैं, सेंट्रल एशियन रीजन्स हैं। अब किसी को पाकिस्तान की तो ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी वो बहुत अच्छी है तो हमें तुम हेल्प करो। पाकिस्तान ने और अफ़गानिस्तान क्राइसिस में जैसे तालिबानियों को हेल्प की थी, जैसे पाकिस्तान ने बैकडोर से अमेरिकन वेपन्स खरीदे, तो ये सब ऑफ कोर्स वर्ल्ड मॉनिटर करती है। और इन सब वजह से आईएमएफ ने कहा कि आप अपने लोगों पर टैक्स बढ़ाओ, पुअर पीपल पर टैक्स बढ़ाओ। तो टैक्स कौन पे करता है? इंडस्ट्रियलिस्ट। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं या आप कितना ही कमा लेते होंगे, 1-2 लाख मान लो पर मंथ कमा लेते हैं, तो हम कितना ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे टैक्स देने में? 15,000, 30,000, बहुत से बहुत ज़्यादा टैक्स दे दिया हमने, कभी दे दिया तो 40,000। टैक्स देता कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट। पाकिस्तान में इंडस्ट्री की हालत वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड है, और अब अगर टैक्स इंडस्ट्रियलिस्ट पे बढ़ता है तो फिर इस पूरे रीजन में पाकिस्तान की इंडस्ट्री कभी भी किसी भी फील्ड में कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। और मैं इसका एग्जांपल अभी आपको देता हूँ। पाकिस्तान 2010-12 तक फूड का एक्सपोर्टर था, जो पाकिस्तान 2020 में फूड का इंपोर्टर बन गया। ये फूड का इंपोर्टर बन गए ओवरऑल। और इन्होंने अपने रिलेशंस ऑफ कोर्स कंट्रीज़ लाइक इंडिया के साथ ख़राब कर रखे हैं, और इन्होंने ट्रेड बैन कर रखा है। ट्रेड बैन का इनको नतीजा ये मिल रहा है कि जो फूड ग्रेन्स वो ईज़िली इंडिया से इंपोर्ट कर सकते थे वो बाहर के कंट्री से कर रहे हैं, और उन्हें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ये है 286 बिलियन, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एलन मस्क की नेटवर्थ 300 है। मतलब एक इंसान की नेटवर्थ उस पूरे कंट्री से ज़्यादा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस हालत पर पहुंच चुकी है, और अगर अभी सही मेजर्स नहीं लिए गए, अगर जिहादी माइंडसेट ख़त्म नहीं किया गया, अगर वहाँ के पॉलिटिशियंस ने लोगों को बरगलाना और ये कहना कि हम कश्मीर जीतेंगे, ये हिंदुस्तान की साजिश है, ये रॉ की साजिश है, अगर इन बातों से ध्यान हटाकर एक्चुअली अपने लोगों के डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया, तो ये नेशन आने वाले कुछ टाइम में इस कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। और मैं एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान के एक आर्मी बेस पर कुछ 8-9 घंटों के लिए कब्ज़ा हो गया था एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि क्या अगर कल को पाकिस्तान को इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक करना हो तो क्या पाकिस्तान ऐसा कह सकता है कि टेररिस्ट ने उन्हें हमारे आर्मी बेस पर कब्ज़ा कर लिया और इंडिया पे न्यूक्लियर अटैक कर दिया? और अगर ऐसा होता है तो हमें कैसे रिटेलिएट करना होगा, हम क्या कर पाएंगे, क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हों? हाँ, हमने S-400 ख़रीद रखा है, हम उनके 95% मिसाइल्स मार के गिरा सकते हैं, बट उन 5% का क्या जो हमारे कंट्री को स्ट्राइक करेंगी? क्या हमें उनके नेशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देना चाहिए? क्या सच में हम ऐसे नेबर को अफोर्ड कर सकते हैं अपने जस्ट क्लोज बाय में? नहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो चुकी है, लोगों का जिहादी माइंडसेट है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ हंसी खुशी फल फूल रहे हैं, हाफिज़ सईद को हाफिज़ सईद साहब कहकर बुलाया जाता है, ओसामा बिन लादेन को खुद इमरान खान अपनी पार्लियामेंट में शहीद कहते हैं। क्या सच में हम ऐसे कंट्री को अफोर्ड कर सकते हैं अपने नेबर के तौर पर? बताइएगा। Thank you so much for watching the whole video.